हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक नई टेस्ट सीरीज चालू करने चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ एआरओ 2024 के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवालों पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। तो इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, उनके विश्लेषणात्मक संबंधों को देखेंगे। तो आज हम लोग यह टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज एक होगी। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं इस टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे मेरा प्रत्येक वीडियो का जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? वकाटक, इक्ष्वाकु, शक या खारवेल? तो पुराणों की अगर बात की जाए तो पुराणों में इक्ष्वाकु वंश को क्या कहा गया है? श्री पर्वती कहा गया है। यानी जो पुराण है उनमें इक्ष्वाकु वंश को श्री पर्वती कहा गया है। अगर इनकी लोकेशन की बात की जाए तो जो इनकी लोकेशन थी इक्ष्वाकु वंश की, तो ये कहाँ पर स्थित था? कृष्णा कृष्णा और गुंटूर क्षेत्र में। गुंटूर यानी गुंटूर क्षेत्र में ये क्या थे? ये जो इक्ष्वाकु वंश था ये स्थित थे। कहा जाता है कि ये यानी शुरुआती दौर में सात वाहनों के क्या थे? ये सामंत थे। सात वाहनों के सामंत थे। और इनका जो संस्थापक था, यानी इनके संस्थापक की बात कर ले, इस वंश की स्थापना किसने की या जो इस वंश का संस्थापक था उसका क्या नाम था? श्री शांत मूल था। श्री शांत मूल, जो श्री शांत मूल था, इसने इस वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न पे हम लोग तीन ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगर इक्ष्वाकु वंश कृष्णा और गुंटूर क्षेत्रों में निवास थे, ये पूर्व क्या थे? सातवाहनों के सामंत थे। और इस वंश की जो स्थापना थी श्री शांत मूल के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? माप और तौल, प्रशासन प्रबंधन, मार्ग निर्माण, राजस्व प्रबंधन? तो जो एग्रोनोमोई था, इस अधिकारी का उल्लेख हमें मेगस्थनीज, यानी जो मेगस्थनीज था, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? मेगस्थनीज जो राजदूत था, मेगस्थनीज ने इसकी चर्चा की है। और मेगस्थनीज ने इस अधिकारी के बारे में बताया है। या कौन सा अधिकारी था? तो मार्ग निर्माण के, एक तरह से कहा जाए जो वर्तमान में सड़क और निर्माण का मंत्री होता है, तो उसी तरह का ये एक अधिकारी था, मंत्री था मार्ग निर्माण की। इसकी चर्चा हमें कहाँ मिलती है? तो मेगस्थनीज के इंडिका नामक पुस्तक से इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो जो एग्रोनोमोई अधिकारी था वह कौन था? मार्ग निर्माण से संबंधित था। यानी जो मार्ग उस समय निर्माण किए जाते थे उसकी जो देख रेख करती थी वह एग्रोनोमोई अधिकारी करता था। कहा जाता है कि मौर्य काल में ऐसे 18 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। कितने अधिकारियों का? 18 अधिकारियों का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीम बैठका गुफा को देखा और उसके चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? माधव स्वरूप वत्स, एच डी संकालिया, बी एस वाकांकर या बी एन मिश्रा? तो पहली बार
भारतीय पुरातत्ववेत्ता जो थे, जिन्होंने भीमबेटका को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को बताया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी एस वाकंकर ने इसको पहली बार 1957-58 में इसकी खोज की थी। 57-58 में इसकी खोज की थी और इसके प्रागैतिहासिक महत्व के बारे में क्या किया था, चर्चा किया था। अगर भीमबेटका गुफा की अगर हम लोग बात करें तो भीमबेटका जो गुफा ही वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहां पर? रायसेन, रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग बुजाइद यानी अबू बुजैद अल मसूदी तथा अल ब्रूनी ने किया है। शामपुत्र यतो उत्सव सूर पूजा से संबंधित था। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक और ना ही दो सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो सही है। जो मुल्तान में सूर मंदिर है, इसका जो सॉरी दोस्तों, इसका जो उल्लेख है ह्वेनसांग, अल बरूनी, अबू जईद अल मसूदी के द्वारा किया गया है। और इस मुल्तान के सूर मंदिर का जो निर्माण था कृष्णा के पुत्र यानी कृष्णा के जो पुत्र थे, कौन थे? कृष्णा के जो पुत्र थे कौन थे? शाम्ब, ये कृष्णा के क्या थे? पुत्र थे। और इस सूर्य मंदिर का निर्माण कहा जाता है इन्हीं के द्वारा कराया गया था और इन्हीं के उपलक्ष्य में शाम पुत्र यतो उत्सव यानी क्या किया जाता है? मनाया जाता है। और इसका संबंध किससे है? सूर्य पूजा से है। तो आपका राइट आंसर क्या बना है? एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबू हसन कुतुब शाह, सिकंदर आदिल शाह, अली आदिल शाह द्वितीय या शाइस्ता खां। तो 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर आक्रमण करके और इसको क्या कर लिया था? मुगल साम्राज्य में एक तरह से शामिल कर लिया था। अगर हम लोग गोलकुंडा की बात करें तो गोलकुंडा जो था यह कौन था? यहां पर कुतुब कुतुब शाही शाही वंश का शासन था और जिसकी स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। अगर इसकी स्थापना की बात करें कुली कुली कुतुब शाह ने यानी कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की थी और इसका जो अंतिम शासक था अबुल हसन कुतुब शाह था। यानी जिस समय 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा पर कौन शासन कर रहा था? अबू हसन कुतुब शाह शासन कर रहा था। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यह जो था गोलकुंडा का अंतिम शासक था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है ये आपको फाइंड करना है। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो अकबर एक सामाजिक सुधार के लिए भी कदम बढ़ाया था और इसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास भी किया था। अकबर के द्वारा यह भी कहा जाता है कि अकबर ने लड़कियों की जो विवाह की आयु थी इसको निर्धारित करने का प्रयास किया और अकबर के ही द्वारा
अभिभावकों के दबाव से स्वयं की इच्छा से विवाह करने की भी स्वतंत्रता दी थी। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो युग्म दिए है सही सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, क्योंकि शेख निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है या उनका खानकाह है वह मुल्तान में ना होकर कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में इनका मकबरा स्थित है। तो यही क्या होगा, सही सुमेलित नहीं होगा। शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है कि यह जो थे दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, लेकिन कभी भी किसी के सुल्तान के क्या थे, दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। इनके जो शिष्य, ये किसके शिष्य थे कभी कभी पूछ लेता है, ये जो शिष्य थे बाबा फरीद के थे। यानी जो ये शिष्य थे किसके, तो फरीद, बाबा फरीद के ये शिष्य थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब को पुनर्जीवित करके किया गया था? शेख नी, शहाब नहर, नहरे बिहिस्त, नहरे आगरा। तो अगर दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक ने 11 नहरों का निर्माण करवाया था। कितनी नहरों का, तो 11 नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। उनमें से एक नहर थी रजब। रजब को मुगल काल में शहाब नहर का नाम देकर इसका क्या किया गया था, पुनर्निर्माण करवाया गया था। यानी जो रजब नहर थी, इसको मुगल काल में शहाब नहर के नाम से इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी वाला, शहाब नहर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह, अकबर द्वितीय। तो इब्राहिम आदिल शाह जो था, इसने किताबे नौरस की रचना की थी। कहा जाता है कि इसमें किताबें जो नौरस थी, ये कहा जाता है कि इसमें जो है 9 रसों की ये पुस्तक थी। 9 रसों की ये क्या थी, पुस्तक थी। और इस पुस्तक में क्या था, विभिन्न रागों व गीतों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सला सैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? प्रथम कर्नाटक की युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों का मद्रास पुनः प्राप्त होना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो एक्सला सैपल की जो संधि थी, यह कर्नाटक का युद्ध था, प्रथम युद्ध था। इसकी अगर शुरुआत की बात करें 1746 से 1748 तक का इस युद्ध लड़ा जाता है। किसके किसके मध्य, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। और इसकी जो समाप्ति होती है वह एक्सला सैपल संधि यानी 1748 के होती है, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लेकर यह संधि की जाती है। और इस संधि के अंतर्गत जिसे फ्रांसीसियों ने मद्रास को जीत लिया था, अंग्रेजों को पुनः क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह जो स्टेटमेंट दिए गए हैं दोनों सही हैं। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड ऑकलैंड। तो सिक्किम का विलय जो था, कहा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी ने
दो डॉक्टरों के दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सिक्किम को सिक्किम को क्या किया गया था? 1600 सिक्किम को इसने किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा 1850 में 1850 में क्या कर लिया गया था? भारत में विलय कर लिया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? एम ए के गांधी, सरोजनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम लोग बात करें तो इस सम्मेलन की जो शुरुआत थी सितंबर सितंबर 1931 यानी 1931 से दिसंबर दिसंबर 1931 तक इस गोलमेज सम्मेलन यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ था? संचालित किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से एम ए के गांधी यानी महात्मा गांधी ने क्या किया था? हिस्सा लिया था। और इन्हीं के साथ इनके कई सहयोगी राजपुताना नामक जहाज से क्या करते हैं? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। जैसे महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, घनश्याम बिरला और मीरा बेन इस सम्मेलन में क्या करती हैं? हिस्सा लेती हैं। ये भी कहा जाता है दोस्तों कि उस समय सरोजनी नायडू किसी काम से लंदन गई हुई थी और इन्होंने भी द्वितीय गोल सम्मेलन में क्या किया था? भाग लिया था। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट या विंध्याचल श्रेणी। तो नवीनतम पर्वतों की जो श्रेणी है जिसका उल्लेख मिलता है वह कौन सी है? हिमाद्री। हिमाद्री श्रेणी जो है भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत रखी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में की मूल निवासी नहीं है? हालचू, रगमा, ओंजे या शोम्पेन। तो इनमें से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो रगमा जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है, क्योंकि जो रगमा है यह भारत के नागालैंड में निवास करती है। कहां पर निवास करती है? तो नागालैंड में। इस जनजाति का जो निवास स्थान है वह नागालैंड है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? झेलम, सतलज, गंगा या रावी। तो ट्रांस हिमालय जो नदी है वो कौन सी है? सतलज है। सतलज का उद्गम यह जो है ट्रांस हिमालय से होता है और इसी के साथ साथ यहीं से ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का भी उद्गम होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जनजाति एक तरफ दिया हुआ है, उनकी अवस्थिति एक तरफ दिया हुआ है। आगामी नागालैंड, बिरहोर झारखंड, खस अरुणाचल प्रदेश, टोंडा तमिलनाडु। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। खस जो जनजाति है या अरुणाचल प्रदेश में न निवास कर उत्तराखंड में निवास करती है। कहां पर निवास करती है? तो उत्तराखंड में यह जनजाति निवास करती है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी स्थित है कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो कश्मीर घाटी कहां पर अवस्थित है? पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य यह घाटी स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से
किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? मानसूनी प्रदेशों में, उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेशों में, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में या भूमध्य रेखीय प्रदेशों में? तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में खट्टे रसीलों फलों का जो उत्पादन है वह क्या होता है, सर्वाधिक होता है। किस क्षेत्र में? तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? उत्तर पूर्वी तट, दक्षिणी तट, पूर्वी तट या दक्षिणी पश्चिमी तट? तो अगर हम डार्लिंग श्रृंखला की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। यह जो क्षेत्र है यानी दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है यह खनिज संसाधनों के लिए काफी विकसित है। किसके लिए विकसित है? तो खनिज संसाधनों के लिए, यानी खनिज संसाधनों के लिए यह क्षेत्र काफी विकसित माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से लौह अयस्क यानी इसमें लोहे की प्राप्ति होती है और दूसरे नंबर पर सोने के बड़े बड़े यहाँ भंडार स्थित हैं। सोने के जो भंडार हैं यही इसी क्षेत्र में स्थित है और इसी में दो सोने की खाने काफी मशहूर खाने हैं जो स्थित है। एक काल गुर्गी, ऑस्ट्रेलिया की कई बार सवाल पूछा गया है, काल गुर्गी, गुरली यानी कार गुरली, और दूसरी जो है कूला गाड़ी यानी कूला गाड़ी एक खान है। ये दोनों खाने सोने के उत्पादन के लिए पूरे विश्व में क्या है, प्रसिद्ध हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? फ्लोरिडा धारा, कनारी धारा, अगुलहास धारा या क्यूराइल धारा? तो हिंद महासागर की कौन सी इसमें धारा है? तो अगुलहास धारा। अगुलहास धारा की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो प्रकृति है वह कैसी है? या एक गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। यह जो जलधारा है दो धाराओं के संयुक्त धाराओं से मिलकर बनती है, जिसमें से एक होती है मोजाम्बिक धारा। कौन होती है? मोजाम्बिक हो जाती है, मोजाम्बिक धारा होती है। और जो दूसरी धारा होती है कौन सी होती है? मेडा गास्कर, मेडा गास्कर यानी मेडागास्कर जो धारा होती है, इनके संयुक्त जो धारा होती है, इसी धारा जो इसकी संयुक्त धारा होती है इसी को अगुलहासा धारा के नाम से जानते हैं, जो आगे चलकर पछुआ प्रवाह में क्या करती है, मिल जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा और चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।